ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है स्वर विज्ञान के बेसिक्स को समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्वर विज्ञान को समझेंगे हम लोग। स्वर, जो हमारी श्वासें हैं उन्हें स्वर कहा जाता है, जो राइट और लेफ्ट नोस्ट्रिल से हमारे हमको महसूस होती है। तो स्वर विज्ञान में हम इन सांसों के बारे में जो है अध्ययन करते हैं। सांसें जो है वो जीवन का आधार है। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो सांस नहीं लेता, और अगर व्यक्ति जीवित है तो उसकी श्वासों से ही पता चलता है वो जीवित है, और व्यक्ति अगर जीवित नहीं है तो श्वासों से ही पता चलता है कि वो व्यक्ति जीवित नहीं। ऐसी स्थिति में श्वासों से ये इतना इम्पोर्टेंट है कि जीवन में कोई दूसरा बात इम्पोर्टेंट नहीं है। कई सारी चीजें हैं जो जीवन में जरूरी है, लेकिन श्वासों से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। हमें इस श्वास की जानकारी होनी चाहिए। अगर हम इस श्वास को नहीं जानते हैं तो जीवन को ही नहीं जानते। मेरी आवाज आ रही है? चैट बॉक्स में थोड़ा सा लिखिएगा यस अगर आ रही है तो। ओके, क्लियर? ओके, कुछ डिस्टरबेंस हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है स्वर, और स्वर के बारे में हम लोग नहीं जान रहे हैं। स्वर मतलब वो सांसें जो चलती हैं तब हमारा जीवन चलता है, और जिसके बंद होने से हमारा जीवन जो है खत्म हो जाता है। किसी भी जीव में श्वासों का यही इंपॉर्टेंस है। जीवन मतलब श्वास, श्वास मतलब जीवन। तो अगर हमें जीना है, एक हेल्दी लाइफ जीना है, तो हमें श्वासों के बारे में जानना ही होगा, क्योंकि इसके अलावा जो है बाकी हर चीज जो है वो उसका कोई महत्व नहीं। स्वर, श्वास जो है उससे प्राणों का संचार होता है, इसलिए इन श्वासों को प्राणवायु भी कहते हैं। तो अगर आप में प्राण है तो इसका सबूत है कि आपकी प्राणवायु चल रही है, और ये स्वर ही प्राण है। इसके बारे में गंभीर चिंतन मनन हमारे ग्रंथों में है, और मॉडर्न साइंस भी इसको प्रमाणित करता है कि बिना श्वासों के जीवन नहीं है। अब है कि श्वासों के प्रकार भी होते हैं, श्वासों की अलग अलग गतियां होती हैं। जो श्वास लेते हैं उसमें जो गैस है उसमें उसका कंपोजिशन जो है डिफरेंट होने पर उसका तापमान भी कम ज्यादा हो सकता है आप जो श्वास ले रहे हो वो गर्म हो या ठंडी हो, तो उसके कंपोजिशन से उसे तापमान का मतलब कि संबंध है। अलग अलग प्रकार के सांसें, और अगर तापमान अगर हम जानते हैं कि तापमान का संबंध है गैसों से और जो सांस ले रहे हैं उससे, और भी चीजें जो है ना रिलेवेंट हो जाती है। क्या मतलब इतना ही कि और भी कुछ है जानने के लिए, एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि सांसों के बारे में हमारी जो पहले से जानकारी थी उसमें थोड़ा इनहेंसमेंट होना जरूरी है। जिज्ञासा होने पर जो है व्यक्ति उसके लिए कुछ काम करता है। सबसे पहले जो है ना, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा होना जरूरी है। अगर व्यक्ति जिज्ञासु नहीं हो तो वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए किसी विद्यार्थी में जिज्ञासा होना सर्वप्रथम जो गुण है। हम लोग इसे क्यूरियोसिटी कहते हैं, क्यूरियोसिटी। ठीक है, जीवन के अलग अलग जो हमारा लाइफ का फेज है उसमें क्यूरियोसिटी अलग अलग तरह की होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी जो है आपका शुरुआत का बचपन का 7 साल का होता है। ठीक है, इस समय क्यूरियोसिटी सबसे ज्यादा होती है। बाकी के 6 साल 7 साल में क्यूरियोसिटी होती है, इससे शुरुआत से थोड़ा सा कम होती है। और जीवन बढ़ता जाता है तो क्यूरियोसिटी कम होती जाती है और खास चीजों पे फोकस बढ़ता जाता है। क्यूरियोसिटी मतलब बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्षेत्र जिसमें जानने की क्षमता, जानने का मन है। जैसे जैसे जवाब मिलता जाता है ना, व्यक्ति की क्यूरियोसिटी कम होती जाती है, और जीवन के अंतिम चरणों में ऐसा लगता है कि हमने तो सब कुछ जान लिया है, या व्यक्ति को लगता है, ये भ्रम हो जाता है कि वो सब कुछ जान गया है।
तो वो कुछ नया सीखना नहीं चाहता है, और यहीं से उसके मस्तिष्क का काम करने की क्षमता जो है प्रभावित होने लगती है। जहां लगे कि हम नया चीज नहीं सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो या हम सब कुछ जान गए हैं, यहीं पर समझिए आपकी क्यूरियोसिटी खत्म हो गई है और आप जो है अब मेमोरी के डाउनफॉल में जाने वाले हैं। ठीक है, आपका मेमोरी का ह्रासमेंट होने वाला है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने क्यूरियोसिटी का भी ख्याल रखें, अपनी जिज्ञासा का भी ख्याल रखें। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी कोई पढ़ाई स्टार्ट होती है ना, जिज्ञासा से स्टार्ट होती है। एक स्टूडेंट जिज्ञासा करता है और उसका टीचर जो है उसे बताता है। ठीक है, लर्निंग का मतलब ये नहीं कि एक टीचर एक किताब लेके आ गया सिलेबस की, देखो भाई इसमें जो लिखा हुआ है इसको पढ़ो, और इतना ही पढ़ना, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। दरअसल ये पढ़ाई नहीं, ठीक है, ये स्टडी नहीं, ठीक है, ये है जानकारी का प्रवाह। इंफॉर्मेशन, जानकारी नहीं उसे कहेंगे, डाटा जो है किताब में है वो आपके दिमाग में डाउनलोड करने का एक तरीका है, अपलोड करने का तरीका। तो जिज्ञासा से ही ज्ञान का जन्म होता है। माँ पार्वती जब जिज्ञासा करती हैं भगवान शिव से कि जानकारी तो दुनिया में भरी पड़ी है, हर जगह जानकारी है और वो ऑथेंटिक, बहुत सारी जगह पे कमी नहीं। क्या ऐसा कोई जानकारी भी है जिसको जान लेने से बाकी चीजें जो है उसका महत्व जो है बहुत कम रह जाता है? मतलब ऐसा कुछ अल्टीमेट नॉलेज है तो बताइए। तो यहाँ सबसे पहले जिज्ञासा उत्पन्न हुई, ठीक है, और एज ए गुरु जो है मतलब कि भगवान शिव जो है उसको जवाब देते हैं कि हाँ ऐसा है, एक नॉलेज तो है जिसको हम लोग स्वर का शास्त्र करते हैं, तत्वों का ज्ञान करते हैं। ठीक है, स्वर में ही अलग अलग तत्व होते हैं, इन तत्वों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और अगर व्यक्ति ये जान ले फिर उसके पास जो है कुछ जानना श्रेष्ठ नहीं रहता, क्योंकि वो सभी चीजों को अल्टीमेटली जान लेता है, सभी चीजों से हर तरह के नॉलेज से कनेक्ट हो जाता है। तो पार्वती कहती है कि ठीक है ये बताइए हमें। तो भगवान उन्हें बताना से स्टार्ट करते हैं, और जो बताते हैं वो एक ग्रंथ में है, रचित है, ठीक है, जिससे हम लोग शिव सर्वोदय करते हैं, और यही जो है अल्टीमेट साइंस जो है अभी हम लोग मानते हैं कि हाँ। तो शिव सर्वोदय जो है, जो बुक है, यही स्वर विज्ञान की बुक है। ठीक है, और इसमें वो जो बता रहे हैं, आपको एक पीडीएफ मिली होगी या नहीं मिली होगी तो मिल जाएगी। ठीक है, इसमें जो सारांश है स्वर विज्ञान का हमने बताया हुआ है। दरअसल स्वर विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें जितनी ज्यादा आप गहराई में जाएंगे उतना ही ज्यादा आपको जो है लगेगा कि और कुछ जाने। तो हमने एक छोटा सा जो है एक पीडीएफ रखा है आपके सामने, और ये पीडीएफ जो है इसमें जो चीजें बताई गई है पहले हम उस बेसिक्स को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जो है गहराई में जाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन एक लर्निंग मॉड्यूल है। लर्निंग मॉड्यूल मतलब अगर आप किसी चीज को समझना चाहते हैं गहराई के साथ, ठीक है, तो बहुत ज्यादा उसके बारे में पढ़िएगा तो गहराई नहीं मिलेगी। गहराई को प्राप्त करने का एक तरीका है। ठीक है, और हम लोग उस मॉडल पे काम करेंगे। और ये मॉडल जो है वो क्या करता है कि पहले जो भी आप चीज पढ़ना चाह रहे हैं तो उसका ओवरव्यू ले लीजिए। हम लोग स्वर विज्ञान की जो किताबें हैं और उसके टीका टिप्पणियां हैं उन पर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपके पास एक संक्षिप्त बुक होनी चाहिए। 5 पन्ने की ये किताब है स्वर विज्ञान की, इसे आप सबको पढ़ना है, इस पर कमांड होनी चाहिए। अगर इस पर कमांड नहीं है तो इसके बाद वाले चीजों पे कभी भी कमांड नहीं हो पाएगी, इसलिए इस पर कमांड होना जरूरी है। ठीक है, तो हम इस छोटी सी पुस्तक को, इस बुकलेट को कंप्लीट करेंगे। इट इज कंसिस्टिंग जस्ट 5 पेजेस,
5 पन्नों की ये पुस्तिका है। 5 पन्नों की इस पुस्तिका को हम लोग अच्छे से अभ्यास करेंगे। अपने सवाल जवाब जितने भी होंगे हम इस पर कन्फाइंड रखेंगे। हम अपनी जितनी प्रैक्टिस है इस पर कन्फाइंड रखेंगे। जब इस पर इसकी सभी चीजों को हम समझ लेंगे तब हम इससे संबंधित और भी चीजों पे जो है डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, और करेंगे ही। इसके पहले भी हमने क्लास ली है, तो आप ये मान के चलिए कि आज जो क्लास है वो स्टार्ट है, क्योंकि पहले के सभी जो कंटेंट हैं ये सभी जो डिलीट हो चुके हैं, तो हम लोग फिर से एक नई शुरुआत कर रहे हैं। और इस नई शुरुआत में जो है हमारा पहला जो पड़ाव ये पीडीएफ है। इस पीडीएफ को हम लोग देखेंगे। अच्छा, रिकॉर्डिंग चल रही है, चलिए ठीक है, चल रही है। तो स्वर विज्ञान एक बहुत ही आसान विद्या है। कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन सिंपल भी है। ये जितना ही सिंपल है उतना कॉम्प्लिकेटेड, और जितना ही कॉम्प्लिकेटेड उतना ही सिंपल है। एक ऐसा विज्ञान जो दोनों साथ में। सरलता का जीवन में अपना महत्व है। जो सरल चीजें होती हैं, ठीक है, वो व्यक्ति जो है आसानी से उसको ग्रैस्प कर सकता है। ठीक है, भोजन में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन वगैरह होता है तो वो फिर उतना ही ज्यादा जटिल होता है पचाने के लिए। लेकिन कुछ अब खिचड़ी की बात ली जाए तो खिचड़ी में जो है सरलता के साथ सब कुछ मौजूद है। ठीक है, इसलिए ये पचाने में आसान। तो सरलता जीवन का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, अपने जीवन को हम सरल बना सकें तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सरलता प्राप्त करना, एक्चुअली लोग कॉम्प्लिकेटेड चीजें क्यों पसंद करते हैं? एक व्यक्ति जो है ना कॉम्प्लिकेटेड साइंस पसंद करता है क्योंकि उसको उसका ईगो सेटिस्फाई होता है। ठीक है, उसको लगता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट है तो उसको इंटेलिजेंस टाइप की जो है चीजें पढ़नी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है इसलिए कॉम्प्लिकेटेड चीज पढ़ेगा। सरल चीजों को पढ़ने में उसे महसूस होता है कि ना, ये तो आम लोगों के लिए, हम स्पेशल पर्सन है, हमें स्पेशल चीजें पढ़नी है। We have to go through complicated topics। तो दरअसल सरल चीज, दुनिया में जो चीजें हैं सरल है, और कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं उसको भी सरल बनाया जा सकता है। अगर आपको किसी विषय की जानकारी है तो आप उसे सरल भाषा में लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। और अगर आप कॉम्प्लिकेटेड वे में प्रस्तुत कर रहे हैं उसको, क्लिष्ट वे में, किस क्लिष्ट तरीके से, इसका मतलब है कि आप ज्ञान दे नहीं रहे हैं, अपने अहंकार को पोषित कर रहे हैं, ईगो सेटिस्फिकेशन। तो जीवन में सरलता का बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, और सरल बनने का प्रयास कीजिए। जिस तरह से यह विज्ञान है जो सभी विज्ञान से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये एकदम सरलता के साथ जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपकी लाइफ में भी बताता है कि हाँ, कॉम्प्लिकेटेड चीजों को सिंप्लीफाई करके रखिए, ये जरूरी है। अब ये पहला जो है हमने जो सीखा स्वर विज्ञान से, वो यही चीज सीखा कि जो जितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं वो उतना ही आसानी के साथ आप उसको डील कर सकते हैं। सी स्वरोदय के अनुसार नाक के छिद्र से ग्रहण जो हम लोग करते हैं श्वास, ठीक है, जो वायु जो हम लोग ग्रहण करते हैं राइट और लेफ्ट नोस्ट्रिल के थ्रू, ये श्वास ही जो है इससे प्राण का संचार होता है। और इसी श्वास को स्वर करते हैं। हमारे शरीर में जब सांसों का प्रवाह होता है नियमित रूप से तो हमारे शरीर में प्राण मौजूद होता है। श्वास नहीं तो प्राण नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जीवित है, प्राण है और श्वास नहीं लेता। इस सांस को ही स्वर कहते हैं। ठीक है, श्वास जब चलता है तो चलना मतलब उदय होना। ठीक है, श्वास का चलना, चलना मतलब उदय होना। इसलिए स्वर के चलने की प्रक्रिया को स्वरोदय कहा गया है। स्वर का उदय, स्वर का उदित होना, उदित होना, ऊपर उठना, चलना, ये सभी एक ही बात को जो है बताते हैं। अब जो है विज्ञान में ईश्वरोदय कहा गया है।
और विज्ञान किसको कहते हैं, जिसमें कुछ विधियां बताई गई हो और रहस्य को समझने का प्रयास किया जाता हो, विज्ञान करते हैं। तो विज्ञान की कई सारी परिभाषाएं, हम उसमें न फंसते हुए हम मानेंगे कि यह एक विज्ञान है, कंप्लीट साइंस है। विज्ञान मतलब वह जो किसी, विज्ञान के मतलब हमने हमेशा कहा 3 तरह की चीजें होती हैं विज्ञान में। एक होता है किसी घटना को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट देना, कोई घटना है उसको एक विचार के द्वारा जो है हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, प्रकृति के नियम है, हर तरह के नियम है, इस नियम को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो विज्ञान में सबसे पहले कुछ नियम होते हैं, इस नियम से किसी घटना को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं कि यह घटना क्यों हुई और अब आगे क्या होगा, प्रिडिक्शन। तो पहला तो एक नियम होना चाहिए, दूसरा विश्लेषण होना चाहिए जो घट गया, दूसरा प्रिडिक्शन होना चाहिए कि आगे क्या होने वाला उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे आसान नियमों में एक है गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये नियम यह कहता है कि कोई भी चीज अगर ऊपर से आप गिराइएगा तो नीचे ही गिरेगी भार के कारण। तो अब एक बॉल आप ले लीजिए, आप ऊपर फेंकिए वो नीचे गिरेगा, इसको और ऊपर फेंकिए फिर वो नीचे ही गिरेगा। तो सबसे पहले आपने ये बताया कि ये बॉल नीचे ही क्यों गिरता है। ठीक है, सबसे पहले आपने बताया कि बॉल ये नीचे ही क्यों गिरता है। ठीक है, और दूसरा चीज है कि आप ये भी बता सकते हैं कि आप बॉल आप फेंकेंगे तो कहाँ जाएगा, पहले से आप ऐसा नहीं कर सकते, कहाँ, नीचे ही गिरेगा। अब ये एक नियम, ठीक है, यह एक नियम बन गया। यही नियम जो है विज्ञान कहलाता है। ठीक है, विज्ञान का मतलब है इस तरह के नियमों का खोज करना। ठीक है, और उस नियमों को जो है लागू करना, जो बीती घटनाएं हैं उनका विश्लेषण कर सकना, और जो आने वाली घटनाएं उसका पहले से जो है प्रिडिक्शन करके रखना। जैसे कि हमने ये ग्रेविटी वाला नियम जान लिया, ठीक है, तो अब धरती जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, इस लगा रही है, अब हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये क्या कारण। ठीक है, प्लस हम ये भी बता सकते हैं, इसके प्रिडिक्शन कर सकते हैं, जैसे कोई धूमकेतु धरती से टकराने वाला है, ऐसा बहुत सारा आपने देखा होगा। ठीक है, घटनाएं हुई भी हैं जब पृथ्वी से कुछ धूमकेतु टकराने वाला हो या फिर इस तरह की चीजें हो, उसको आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप देखिए कि इतने सारे सैटेलाइट हैं धरती के चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है, कौन सा सैटेलाइट किस समय किस सेकंड जो है किस जगह पर होगा, ये आसानी से आप बता सकते हैं अगर आप विज्ञान जानते हैं तो मतलब हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो शिव सर्वोदय एक विज्ञान है। इसका कहने का मतलब है कि स्वर के उदय का विज्ञान है। स्वर जो सांसें हैं वो चलती हैं, ठीक है, तो इस घटना को स्वरोदय कहा गया है और स्वरोदय विज्ञान कहा गया है। मतलब सांसों के चलने से जो है कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, हम उस हर घटना को जस्टिफाई कर सकते हैं। शरीर में जो कुछ भी हो रहा है ना, हम उसको प्राणों के स्तर पे जाके उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। शरीर में आपके कुछ भी घट रहा है तो आप प्राणों के आधार पर उसका विश्लेषण कर सकते हैं, और क्या शरीर में होने वाला है वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं सांसों के आधार पर। तो शिव सर्वोदय एक विज्ञान है, ठीक है, और एक विज्ञान होने के नाते हम ये सभी चीजें कर सकते हैं, इसीलिए इसे विज्ञान कहा गया है। ठीक है, और ये हर सांस लेने वाले व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ विज्ञान, और ये कंप्लीट साइंस है। ठीक है, इसके नॉलेज से ही लोगों को फायदा होता है, क्योंकि ये नॉलेज जो है आपके दिमाग में जाएगी ना, तो इसके ज्ञान मात्र से ही फायदा होता है। कैसे होता है ये आप देखिएगा। ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड कठिन कैलकुलेशन, साधना, जप तप उपवास कठिन तप, ये सब कुछ नहीं, एकदम सिंप्लिसिटी के साथ आप इन चीजों को समझ सकेंगे। ठीक है, केवल आपको ध्यान रखना है आप जो सांस लेते हैं उसकी गति कैसी है, उसकी दिशा कैसी है। ठीक है, और उसी से ये सब कुछ होता है। थोड़ा सा कोई भी व्यक्ति इस पर फोकस करे, ठीक है, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं जिसका वो मतलब कि
लाभ ले सकता है। तो चंद्र, सूर्य और सुषुम्ना स्वर, 3 स्वरों की बात यहाँ पे की जाती है। तो नाक से जो हम लोग श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो वहां पर नाक में 2 छेद बने हुए हैं, एक राइट साइड की तरफ से और एक लेफ्ट साइड की तरफ से। ठीक है, आप महसूस करने की कोशिश कीजिए, आपके श्वासों से पता चलेगा कि कौन सा स्वर जो है चल रहा है। आपका 3 स्वर है, मतलब 3 डायरेक्शन है सांस का। ठीक है, सबसे पहले जानिए किस छेद से श्वास बाहर निकल रही है। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि आपके दाहिने स्वर से ज्यादा, मतलब दाहिना तरफ का जो नॉस्ट्रिल है उससे ज्यादा श्वास अंदर बाहर हो रही है तेजी के साथ। ठीक है, लेफ्ट स्वर की अपेक्षा, तो ये सूर्य स्वर है, सूर्य स्वर है। ठीक है, और अगर बाएं छेद से सांस निकल रही है तो ये चंद्र स्वर है। राइट साइड से सूर्य स्वर है, लेफ्ट साइड से चंद्र स्वर है। ठीक है, और जब दोनों से श्वास चलता है तो इसको जो है सुषुम्ना स्वर कहते हैं। और ये 3 स्वर हैं। ठीक है, इन्हीं 3 स्वरों को जो है हम लोग अध्ययन करते हैं। तो सूर्य स्वर जो है पुरुष प्रधान है, मतलब कि आपके राइट साइड का जब स्वर चल रहा है ना, ठीक है, तो आपके भीतर जो है पुरुष प्रधान जो है गुण, मैस्कुलिन प्रॉपर्टीज वो ज्यादा होंगी। ठीक है, और लेफ्ट स्वर जब चल रहा है तब आपके शरीर में फेमिनिन, स्त्री तत्व जो है ज्यादा होंगे। अब जो है शिव जो है काले हैं और पार्वती गोरी। ठीक है, तो शिव और पार्वती का प्रतिरूप इसमें लिया जाता है और माना जाता है कि जो आपका सूर्य स्वर है वो ब्लैक है और जो चंद्र स्वर है वो गोरा है, शिव और पार्वती की तरह। ठीक है, ईड़ा नाड़ी शरीर के बाएं भाग में स्थित है और पिंगला शरीर के दाएं भाग में। ठीक है, अब ये जो है हमारे शरीर में बहुत सारी नाड़ियां हैं। नाड़ियां का मतलब क्या समझे, जैसे आपके शरीर में नसें हैं ना, उसी तरह से हमारे शरीर में नाड़ियां हैं। ठीक है, नसों और नाड़ियों में क्या अंतर है? नाड़ियों में प्राण ऊर्जा जो है प्रवाहित होती है और जो आपकी नसें हैं उनमें रस और रक्त का प्रवाह होता है। ठीक है, मतलब ब्लड, ब्लड है, प्लाज्मा है, वो नसों के थ्रू दौड़ती है। ठीक है, अब प्राण जो है वो तो रक्त के साथ ही मिलकर दौड़ता है। ठीक है, लेकिन नाड़ियों में एक अलग रास्ता बना हुआ है जो हमारा बॉडी का जो चूंकि ये करंट है, ये एक एनर्जी है। ठीक है, तो एनर्जी का फ्लो और फ्लूइड का फ्लो थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये जो रास्ता जो है, नाड़ी क्या है, उस ऊर्जा का फ्लो है, वो रास्ता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 2 नाड़ियां कही गई है, मतलब एनर्जी के 2 मतलब रास्ते। ईड़ा जो है शरीर के बाएं तरफ है, ये नाड़ी, और आपके बाएं नॉस्ट्रिल से जुड़ी हुई है। मतलब जब आपके बाएं छेद से श्वास चलती है तो वो ईड़ा नाड़ी चल रही होती है। उसी तरह दाएं छेद, दायां जो आपका नॉस्ट्रिल है जब चल रहा होता है, ठीक है, जब सूर्य स्वर होता है तो वो पिंगला नाड़ी होगी। ठीक है, और एक ऐसा समय भी आता है कि जब दोनों जो है मतलब कि बीच ही बीच में जो है स्वर चल रहा होता है। ठीक है, अब ये जो है सुषुम्ना स्वर कहलाता है। ठीक है, तो सुषुम्ना स्वर कहने का मतलब है कि आपके दोनों नॉस्ट्रिल से सांस चल रही है। ईड़ा कहने का मतलब है ईड़ा नाड़ी चलना, या फिर सूर्य स्वर, ये चंद्र स्वर चलने का मतलब आपका लेफ्ट साइड का नॉस्ट्रिल से सांस तेजी से चल रही है। और पिंगला कहने का मतलब आपका राइट नॉस्ट्रिल से सांस जो है तेजी के साथ जो है चल रही है, ये सूर्य स्वर है। ठीक है,
आपका जो है मूल काम जो है इस स्वर पर कंट्रोल रखना है। ठीक है, कैसे पहचाने कि कौन सा स्वर चल रहा है? तो आराम से माइंड को फोकस करके बैठ जाइए, या फिर अगर आपका फोकस है तो आप कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है दायां हाथ को जो है नाक के छिद्रों के पास ले जाइए। ठीक है, इंडेक्स फिंगर जो है आप थोड़ा नाक के नीचे रखिए। ठीक है, और जो सांस जो है आप बाहर फेंकने का प्रयास कीजिए, मतलब एक्सेल कीजिए, सांस छोड़िए। तो एक छेद से जो सांस निकल रही है वो ज्यादा आपको स्पर्श करेगी उंगली को, तो बहिस्वर चल रहा है। ठीक है, अब ये जो आपका मुख्य स्वर कहलाएगा। ठीक है, यही आपका जो है उस समय स्वर चल रहा होगा। ठीक है, एक और दूसरा तरीका है कि आईने के सामने जो है अपने नाक के जो छिद्र हैं उनको नीचे रखें। तो श्वास जो आप छोड़िएगा ना, तो जिस नॉस्ट्रिल का जो है सबसे तेज श्वास होगा उससे आईने पर निशान बन जाएगा। मेरे ख्याल से ये ठंड में ज्यादा अच्छा काम करेगा, गर्मी में ये उतना कोई काम की चीज नहीं रह जाती है। ऐसे भी आप केवल ध्यान लगाइएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कौन सा श्वास चल रहा है। ठीक है, अब जो है इसके विज्ञान को हम लोग समझते हैं, इससे क्या क्या हो सकता है। स्वर विज्ञान जो है अपने आप में जो है महान विज्ञान है। ठीक है, और ये ज्योतिष से भी महान विज्ञान है। ज्योतिष में हर चीज को हम लोग इंडिकेट करते हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता पहले से। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति स्वर विज्ञान नहीं जानता है वो ज्योतिष अगर सही से प्रैक्टिस करेगा तो नहीं हो पाएगा। ज्योतिष की प्रैक्टिस करने के लिए, आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने के लिए स्वर विज्ञान का जानना जरूरी है। वास्तु की प्रैक्टिस करने के लिए भी स्वर विज्ञान का जानना जरूरी है। अगर जो इसकी जानकारी रखे बिना उन चीजों को प्रैक्टिस करते हैं तो ये अच्छे रिजल्ट जो है नहीं आते हैं, या फिर कहिए कि वो अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो स्वर विज्ञान मतलब वो विज्ञान है जो उनके प्रैक्टिस को कई गुना बढ़ा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये स्वर जो है आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। जैसे आपकी मानसिक क्षमताओं को प्रभावित करता है, आपकी शारीरिक क्षमता को प्रभावित करता है, इस आपके स्पिरिचुअल क्षमता को प्रभावित करता है, मतलब आपके भीतर कितना स्पिरिचुअल पावर है उसको भी प्रभावित करता है। और आपके परिवेश को, मीन आपके एनवायरनमेंट जो आपके आसपास लोग हैं उसको भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति जो स्वर विज्ञान का अच्छा ज्ञाता हो, ठीक है, वो अपने शरीर और मन की क्रियाओं को कंट्रोल कर सकता है, रुकना नहीं। वो अपने परिवेश को भी, जो उसके आसपास जो लोग रहेंगे वो इस चीज को फील करेंगे कि इस व्यक्ति में कुछ बात तो है। ठीक है, और आकर्षण उसमें होगा। और जो भी लाइफ में प्रॉब्लम आए उसको आप स्वर विज्ञान के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, जो भी आप अकल्ट से रिलेटेड साइंस है आपके पास, सब कुछ है आपके पास, लेकिन उसमें जो हाईएस्ट पीक है ना वो स्वर विज्ञान की है। ठीक है, इससे आप जो है दूसरे व्यक्ति के माइंडसेट को भी चेंज कर सकते हैं, अपने जो है विचारों को और परिस्थितियों को चेंज करते हैं, अपने वास्तु को, अपने ज्योतिष को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक। अब ये सभी चीज जो है इतनी क्षमता है, और ये सब केवल स्वरों के साथ होते हैं, मतलब केवल ना के जो छेद हैं उस पर ध्यान देने से ये सभी चीजें प्राप्त हो सकती हैं। ठीक है, अब जब कभी दायां चलता है कभी बायां चलता है, जिस समय स्वर चलता है, ठीक है, अ, उसके अनुसार काम करना चाहिए। ठीक है, अब कैसे कैसे हम लोग देखते हैं इसको। बाईं तरफ का सांस आवागमन का मतलब है कि आपके शरीर की ईड़ा नाड़ी प्रवाहित हो रही है। बाएं तरफ अगर सांस चल रही है और दाएं तरफ चल रही है तो पिंगला, दोनों चल रही है तो सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। ठीक है, सांस का संबंध आपके जीवन के हर काम से है। ठीक है, तो डेट के अनुसार जो है श्वास चलना चाहिए। ठीक है,
जिस तिथि को जो सांस होगा, अगर वो अच्छा है, मतलब उसके अनुसार जब आपका सांस चल रहा है तो आपका दिन अच्छा जाएगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, काम बनेंगे। और अगर ये उसके अनुसार नहीं चल रहा है, मतलब तिथियों के अनुसार जो है नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके साथ कुछ गड़बड़ी होने वाली है। ठीक है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपका श्वास सही समय पर सही डायरेक्शन में चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो उसको चेंज करके जो अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी आप दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि सांस आपका जो चल रहा है वो इस समय सही डायरेक्शन में चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, जैसे मंगलवार, शनिवार और रविवार, इसका सूर्य स्वर से संबंध है, और बाकी के 4 दिन जो है चंद्रमा से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, मंगलवार, शनिवार और रविवार, ये 3 दिन आपके चंद्र स्वर, ये सूर्य स्वर के दिन है। ठीक है, बाकी के 4 दिन जो है चंद्र स्वर के दिन है। ठीक है, चंद्र स्वर मतलब ठंडा और गर्म। नॉर्मल भाषा में हम ये समझे कि ठंडा और गर्म, जैसे कि जो है ना, बिजली के जो 2 तार होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एक नेगेटिव हम लोग टर्मिनल्स करते हैं, लेकिन आम व्यक्ति अपनी भाषा में उसे क्या कहता है, ठंडा तार है और गर्म तार। ठीक है, उसी तरह हमारे जो नोस्ट्रिल हैं, इसमें 2 पोलैरिटी हम लोग लेते हैं, एक ठंडा एक गर्म। तो लेफ्ट सांस जो है गर्म है और राइट, ये लेफ्ट सांस ठंडी है, राइट सांस गर्म है। अब ठंड होने से जो कुछ होता है लेफ्ट नोस्ट्रिल के साथ जुड़ा हुआ है, और गर्म होने से जो कुछ होता है राइट नोस्ट्रिल के साथ जुड़ा हुआ है, पिंगला के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम लोग ये पक्ष के साथ जुड़ा हुआ है, महीने के साथ जुड़ा हुआ है, नक्षत्रों के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब जो है इसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में जो है आप उसके अनुसार भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये दिन कहने का मतलब क्या है, जब आप सुबह उठते हैं ना, ठीक है, उस समय कौन सी नाड़ी चल रही होती है वो इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। ठीक है, तो जब आप सोकर उठते हैं उस समय राइट या लेफ्ट जो चल रहा है, आप देखिए कौन सा दिन है। सपोज कि कल रविवार है, तो जब हम सुबह में उठेंगे तो उस समय मेरा राइट नोस्ट्रिल, कल तो ये है ना सूर्य स्वर, तो जब हम सुबह में उठेंगे तो हमारा राइट नोस्ट्रिल चलना चाहिए, मतलब सूर्य स्वर चलना चाहिए। कल सूर्य का दिन है। ठीक है, सूर्य स्वर का दिन है, पिंगला का दिन है। तो सुबह जब हम उठेंगे तो पहला ध्यान हमारा अपने स्वर पे जाएगा कि नाक का कौन सा चीज चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है, अगर राइट साइड वाला, इसका मतलब है कि गड़बड़ है। हमें क्या करना है, उसको चेक करके चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब चलना चाहिए, उठे जिस समय उस समय हमारा राइट स्वर चलना चाहिए। अब परसों सोमवार है, उस समय लेफ्ट स्वर चलना चाहिए। मंगलवार को उसी तरह, जिस समय आप सुबह उठते हैं तो उस समय जब दीजिए, आपके जीवन की शुरुआत कब होती है, जब आप उठते हैं। ठीक है, तो ये हम अपना जो है कैलकुलेशन, जब सुबह में उठते हैं तो उसमें कैलकुलेट करना है कि कौन सा स्वर चल रहा है, और उसी स्वर जो जरूरी स्वर है वही चलना चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं चल रहा है तो उसको बदल लेना चाहिए। अगर सुबह में आप उठे, सपोज कल रविवार है और कल आप सुबह में उठे, उस समय आपका दाएं स्वर नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब आपको उठना नहीं है। ठीक है, आप वो लेटे रहिए। आप जो है ना दाएं स्वर को चलाएंगे। तरीका क्या है, बायां करवट जो है, आप थोड़ी देर लेट जाएंगे, थोड़ी देर बाएं करवट लेट जाएंगे, तो उसके बाद देखिएगा कि आपका दाएं स्वर अपने आप चलने लगा। अब 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट उसी तरह लेटे रहिए, और फिर आप जो है सोचे, सोए सोए भी आज दिन को प्लान कीजिए। ठीक है, अब इस तरह से क्या होगा कि आपके साथ कुछ गड़बड़ियां जो हो सकती हैं वो नहीं होंगी। दिन में अगर आपके साथ कुछ गड़बड़ियां हो सकती थी तो वो गड़बड़ियां अब नहीं होंगी। तो दिन के अनुसार जो है अपने स्वरों का चयन करते हैं। ठीक है, तो हमने बताया सोमवार, शनिवार, ये मंगलवार और रविवार, शनिवार, ये 3 जो दिन है, ठीक है, ये आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए उठते समय, सूर्य स्वर का दिन है। ठीक है, अब जो है बाकी के दिन जो है चंद्र स्वर का दिन है।
उस समय जब आप उठेंगे तो उस समय आपका लेफ्ट स्वर चलना चाहिए। ठीक है। उसी तरह से इस ज्ञान को जो है पक्ष के लिए भी हम लोग सबसे पहले है कि सुबह में सूर्य स्वर होना चाहिए, या ये दिन के हिसाब से हम तय किए। ठीक है। लेकिन आप इससे थोड़ा आगे जाइएगा तो फिर हम पक्षों को, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के हिसाब से जो है भी अपने स्वर को तय कर सकते हैं। ठीक है। एक दिन पहले जो है आप अपने कैलेंडर को जो है देख लीजिएगा। ठीक है। इससे आपको अंदाजा मिलता रहेगा। तो हम लोग जो है मतलब इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से सब कुछ चलते हैं, इसलिए हम लोग को अभी आदत रही नहीं। ठीक है। तो इसमें कहा जाता है कि जैसे शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो गया या कृष्ण पक्ष है, सबसे पहले ये देखते हैं। ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली इससे क्या करते हैं, जब शुक्ल पक्ष होता है उसको अंधेरिया करते हैं, मतलब कि उसमें अंधेरी रातें होती हैं। ठीक है। मंडे सैटरडे संडे सूर्य स्वर, नहीं नहीं, मंडे नहीं यहाँ पे होगा, ये ट्यूसडे होगा। सैटरडे संडे और ट्यूसडे सूर्य स्वर होगा। तो दिन के अनुसार अगर आप अपने स्वर को रखते हैं इस तरह से तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। अगर आप तिथि के अनुसार करते हैं तो ये अच्छी, उससे ज्यादा अच्छी चीज है। अगर आप तिथि के अनुसार चलते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। तो तिथि के अनुसार कैसे चलते हैं, तिथि के अनुसार हम लोग चलते हैं प्रतिपदा, मतलब जिस दिन पहला दिन होता है, एकम हम लोग जिसे करते हैं उसमें द्वितीय और तृतीया। ठीक है। इस समय शुक्ल पक्ष का अगर आप बात करें, ठीक है, और कृष्ण पक्ष हो गया, तो शुक्ल पक्ष का जो है, जो आप जिस समय चांद की पूर्णता की बात होती है। ठीक है। हम लोग जो इंजोरिया जिसे कहते हैं, मतलब लाइट वाला हिस्सा, और कृष्ण पक्ष मतलब जो अंधेरे वाला हिस्सा महीने का। ठीक है। तो शुक्ल पक्ष में अगर हम लोग पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ठीक है, लगातार जो है आपका जब उठे तो उस समय बायां स्वर चलना चाहिए। तो 3 दिन लगातार जो है ना लेफ्ट चलना चाहिए, फिर उसके बाद 3 दिन लगातार राइट चलना चाहिए। मतलब चतुर्थी पंचमी षष्ठी ये 3 दिन है तो आप राइट स्वर चलना चाहिए। ठीक है। उसी तरह जो है आपका सप्तमी अष्टमी नवमी को लेफ्ट स्वर चलना चाहिए। ठीक है। उसके बाद दसवीं एकादशी और द्वादशी को दाएं स्वर चलना चाहिए। त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा ये 3 दिन को जो है बाएं स्वर चलना चाहिए। ठीक है। ये चार्ट में दिया गया है, इस चार्ट को आप देख लेंगे, समझ में आ जाएगा कि 3-3 दिन पर जो है स्वर का यहाँ पे परिवर्तन को हम लोग देखते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्या ये साइंटिफिक है, क्या इसमें भी कोई साइंस है? ठीक है। तो हाँ, ये पूरी तरह से साइंटिफिक है। ठीक है। और ये जो साइंस आप जो पढ़ रहे हैं ना उससे ज्यादा जो एक्यूरेट है। इसको हम 2-3 लाइन में क्लियर करना चाहेंगे क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ 5 मिनट है। ठीक है। हम आपको बताएंगे कि क्यों हम लोग जो चंद्रमा के अनुसार जो है डेट तय करते हैं, चतुर्थी पंचमी षष्ठी। ठीक है। ये जितनी भी चीजें हैं, चंद्रमा का आपके जीवन पे क्या महत्व है, अगर आप इस चीज को जान लेंगे तब फिर जो है आप ये सवाल नहीं करेंगे। देखिए, जीवन में जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है उनमें चंद्रमा है, सांसों के बाद। सांस के बाद जो है जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो जल है। ठीक है। सांस मतलब प्राण, जिसके बारे में हम लोग इतना अध्ययन कर रहे हैं और हम लोग कर रहे हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बाद क्या, इसके बाद भी चीजें तो इंपॉर्टेंट है। तो आप बताइए सांसों के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? श्वासों के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए जल, वाटर। आपके शरीर में 70% वाटर है। ठीक है। और जल के बिना आपका जीवन संभव नहीं है क्योंकि बॉडी ऑलमोस्ट जो है 70% आपका वाटर। 100 किलो का एक आदमी है तो 70 किलो उसमें पानी ही पानी है, 30 किलो उसका बाकी मांस वगैरह है। ठीक है। धरती जो है, पृथ्वी जो है, इसमें भी 70% वाटर है और बाकी जगह में धरती। तो होता ये है कि आप जो भी इमोशंस, जो आप विचार हैं आप, ठीक है,
जैसे हम लोग जिसको मन करते हैं, हम लोग मन के अनुसार काम करते हैं। हमारा मन जो है हमें कंट्रोल करता है, सब कॉन्शियस माइंड हो चाहे कॉन्शियस माइंड हो। और ये मन जो है कैसे कंट्रोल करता है? जल तत्व के साथ कंट्रोल करता है। ठीक है, हमारे भीतर जो भी फीलिंग है, थॉट है, वो एक केमिकल कंपोजिशन में होती है। जब आप कोई चीज सोचते हैं ना, तो वह एक केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है। आपके थॉट को प्रोसेस किया जा सकता है, उसको निकाला जा सकता है। आपका हर विचार जो आप सोच रहे हैं एक केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जिसे बीटा एमिलॉइड कहते हैं। अब ये आपके दिमाग में जमा होता है, हर विचार जो है जमा होता है एक केमिकल कंपोजिशन के रूप में। और जब हमारे बॉडी में फ्लूइड जो बह रहा है ना हमारे शरीर में, ये उसमें मिल जाता है और हमारे शरीर के हर हिस्से में चला जाता है। तो आपका विचार जो आपके दिमाग से पैदा होता है वो शरीर के हर हिस्से में चला जाता है। ठीक है, और हर हिस्से में जाने के बाद हर हिस्से के साथ जो है एक जरूरी इंटरेक्शन करता है। मतलब आप जो सोच रहे हैं वो केमिकल के रूप में कन्वर्ट होगा, पूरे शरीर में फैल जाएगा, और ये वाटर के साथ होगा। वो विचार जो है ना जल के साथ, रक्त के साथ, जल के साथ मिलकर पूरे शरीर में फैल जाता है। जो भी आप सोच रहे हैं पूरे शरीर में फैल रहा है। ठीक है, उसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ रहा है। और इसका कारण है कि जल जो है ना, वाटर में कैपेसिटी है जिसको साइंटिस्टों ने जो है उसको एकदम फुल प्रूफ जो है तस्वीर के साथ शेयर किया है कि जैसा आप सोचते हैं वैसे जल में जो है ना परिवर्तन आते हैं। आपके शरीर में जो जल है उसमें परिवर्तन जो है आपके सोचने से आता है। ठीक है, तो आपकी सोच का वाटर के साथ बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। और ये आपके शरीर में जो वाटर का मूवमेंट है वो कंट्रोल होता है मून के द्वारा। पूरी धरती पर जो जल तत्व है उसको चंद्रमा कंट्रोल करता है। जैसे ज्वार भाटा आना, जैसे पूर्णिमा और अमावस्या को जो है ज्वार भाटा आते हैं, हाई टाइड्स लो टाइड्स आते हैं, ज्वार और भाटा आता है बारी बारी से। तो जो समुद्र में जो जल है वो ऊपर उठता है और चंद्रमा के करीब जाने का प्रयास करता है। चंद्रमा अपनी ग्रेविटी से उसको अपनी ओर खींचता है। ठीक है, तो ये समुद्र का जल जो है चंद्रमा की ओर बढ़ता है। तो चंद्रमा धरती के जितना करीब होगा जिस जल सोर्स के पास, उतना ही वो जल जो है ऊपर उठना चाहेगा। ठीक है, तो इस तरह से चंद्रमा वाटर को खींचता है अपनी तरफ। तो हर तरह के जल को खींचता है अपनी तरफ। आपके शरीर में भी जो जल है ना उसको भी चंद्रमा ऊपर की ओर खींचता है। और जब चंद्रमा नहीं रहेगा तो वो जल नीचे की तरफ जाएगा। मतलब आपके बॉडी में वाटर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है चंद्रमा, धरती में वाटर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है चंद्रमा ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो चूंकि चंद्रमा आपके शरीर में जल को कंट्रोल कर रहा है और जल जो है उसमें मन का निवास है। मतलब आपका जो मन है ना वो जल में ही रहता है। वैज्ञानिकों ने माना है कि मन कोई ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको हम लोग फिजिकली देख सके। ठीक है, मन ऐसी चीज नहीं है। मन को उन्होंने केमिकल्स और केमिकल रिएक्शंस का कंपोजिशन के रूप में माना है। तो वैज्ञानिक मानते हैं कि मन हमारे दिमाग में नहीं, हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है। ठीक है, और दरअसल हमारे शरीर में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको कंबाइंड फॉर्म में हम मन कह सकते हैं। मतलब मन जो है हमारे शरीर में है और जल में है, वाटर में है, जो ब्लड है हमारे उसमें। ठीक है, और ये वाटर और ब्लड को मून कंट्रोल करता है। तो जैसा जो मून होगा वैसा ही हमारे बॉडी में मूवमेंट होगा वाटर का, ब्लड का, और वैसा ही हमारा सोच होगा। और जैसा ही सोच होगा वैसा ही हमारा शरीर होगा। जैसा हम सोचते हैं उसी तरह का हमारा शरीर होगा। जैसा आपका माइंडसेट होगा उसी तरह आपका शरीर होगा। तो एज ए कंट्रोलिंग मून हमेशा मौजूद है वाटर को कंट्रोल करने के लिए। और प्राणवायु के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी व्यक्ति के लिए वो होता है वाटर। ठीक है, आफ्टर ऑक्सीजन इट इज वाटर। वाटर का इंपॉर्टेंस हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा है, आफ्टर ऑक्सीजन, आफ्टर प्राण, आफ्टर स्वर। ठीक है, तो हम लोग स्वर से जो है इस जल को कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज द अल्टीमेट साइंस वी आर लर्निंग। हम अपनी सांसों के द्वारा अपने इस जल तत्व को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब जल तत्व को कंट्रोल करेंगे ना तो हमारा मन कंट्रोल होगा और मन से फिर हमारे शरीर की चीजें कंट्रोल होंगी। इस साइंस को हम लोग कल और डिटेल से जानेंगे। ठीक है,
10 घंटे का ये टोटल कोर्स है। ये पहला घंटा आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। इसके पहले के जितने भी कंटेंट हैं वो रिन्यू होके आपके सामने आएंगे। ठीक है। 15 मिनट बाद जो है नया कोर्स, नया अभी बैच अभी स्टार्ट होगा, ये नया कोर्स स्टार्ट होगा। इसलिए आज के लिए इतना ही। सवाल जो आपका सेक्शन हमने जो है आपके लिए अभी नहीं रखा है, जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता है डिस्कशन व्हाट्सएप में ही होगा। तो आपको अगर आपके पास कोई सवाल होंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप रख छोड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग अभी स्टॉप करते हैं।